नमस्कार, आपका एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल माई स्कूल माई इकोनॉमिक्स में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की अर्थशास्त्र पुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है निर्धनता एक चुनौती। तो निर्धनता के बारे में जानेंगे, निर्धनता के विभिन्न पैमानों के बारे में जानेंगे और निर्धनता की भारत में क्या स्थिति है वो देखेंगे। सरकार ने क्या प्रयास किए हैं निवारण की वो देखेंगे और वैश्विक स्तर पर निर्धनता का मापन कैसे किया जाता है वो पढ़ेंगे। निर्धनता का मतलब अभाव है, यानी वह स्थिति जब व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता तो वह निर्धन कहलाता है। भारत के सम्मुख ये प्रमुख चुनौती है क्योंकि यह एक बहुआयामी समस्या है और निर्धनता के जो दृष्टिकोण हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे निर्धनता समुदाय के आधार पर हो सकती है, निर्धनता जाति के आधार पर हो सकती है, निर्धनता क्षेत्र आधारित या राज्य आधारित हो सकती है, निर्धनता न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर हो सकती है आदि। इस अध्याय में हम निर्धनता के विभिन्न या बहुआयामी जानकारी का अध्ययन करेंगे और इनके विभिन्न पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता वह निर्धन कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपके गांव में या आपके शहर में बहुत सी आबादी को आपने देखा होगा जो अपने जीवन बसर में दोनों समय का भरपूर खाना भी उपलब्ध नहीं हो पाता। कुछ परिवार ऐसे हैं जो खाना तो उपलब्ध हो जाता है लेकिन अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, जैसे मकान पक्का नहीं होना, अन्य वस्तुओं पर खर्च अधिक नहीं होना, शिक्षा का अभाव होना आदि। तो ऐसी स्थिति को हम गरीबी के अंदर या निर्धनता के अंदर शामिल करते हैं। इस अध्याय में हम भारत और विश्व में निर्धनता के विभिन्न प्रवृत्तियों को देखेंगे, यानी विश्व में निर्धनता का पैमाना क्या है, किस प्रकार से निर्धनता पाई जाती है वो देखेंगे और भारत में निर्धनता कैसी है वो देखेंगे। और साथ में निर्धनता रेखा की जो अवधारणा है, यानी हम किसे निर्धन मांगने इसके बारे में बात करेंगे। निर्धन कौन होता है, यानी वह व्यक्ति जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता निर्धन होता है। लेकिन न्यूनतम आवश्यकता का पूरा कौन नहीं कर पाता, उसमें कुछ संकेत हम देख सकते हैं। जैसे वो व्यक्ति जो भूमिहीन है, श्रमिक है, निर्धन होते हैं। निर्धन का भूमिहीन होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास भूमि है तो उसको आजीविका के लिए रोजगार जरूर मिलता है, परिणाम स्वरूप वो निर्धन नहीं रहता। इसलिए अमूमन देखा जाता है जिसके पास भूमि नहीं है वो बहुत से लोग निर्धन है। निर्धन अर्थात गरीब है। शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वो गरीब या वो व्यक्ति जो किसी अन्य के काम करके अपना जीवन गुजर करते हैं निर्धनों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे वेतनभोगी श्रमिक जो ढाबे पर, चाय के थड़ी पर काम करते हैं, जिनकी आमदनी का कोई पर्याप्त स्रोत नहीं होता या आमदनी इतनी कम होती है कि 2 टाइम का जीवन गुजर करना मुश्किल होता है, निर्धन कहलाता है। भारत में देखा जाए तो हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। 2011-12 के अगर हम NSO के आंकड़े देखें, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस के अगर आंकड़े देखें तो हमें पता चलता है कि हर चौथा भारतीय निर्धन है। भारत में लगभग 27 करोड़ लोग निर्धन हैं। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 22% लोग निर्धन हैं। संख्या के हिसाब से भारत में विश्व में सर्वाधिक निर्धन व्यक्ति रहते हैं या निवास करते हैं। इस निर्धनता को अगर हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बांट के देखें तो हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि शहरी निर्धनता किस प्रकार से है और ग्रामीण निर्धनता किस प्रकार से है। इस निर्धनता को जानने के लिए हम 2 उदाहरण लेते हैं, एक रामशरण और उसके परिवार का और दूसरा लखा सिंह और उसके परिवार का। रामशरण एक 33 वर्ष का व्यक्ति है, झारखंड की राजधानी रांची के नज़दीक एक आटे की मिल में काम करता है, दैनिक श्रमिक है और महीने का मात्र 1500 रुपये कमा पाता है, यानी प्रतिदिन 50 रुपये कमा पाता है। पत्नी और छोटे जो बच्चे, 4 बच्चे हैं, 2 खुद हो गए, पत्नी और स्वयं, तो कुल 6 व्यक्ति है घर में और प्लस में उनके पिता हैं, माता है, तो कहने का मतलब ये हुआ घर में 8 सदस्य हैं। कमाने वाला अकेला व्यक्ति रामशरण 1500 रुपये महीने कमाता है। पत्नी संता अंशकालिक नौकरी के लिए काम करती है और बहुत कम आमदनी जुटा पाती है।
परिणाम स्वरूप रामचरण का परिवार पर्याप्त भोजन जुटा पाने में सक्षम नहीं है। रामचरण के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इसके पीछे कारण उनकी कम आमदनी है, इसलिए बच्चे पुस्तक नहीं खरीद सकते, ड्रेस नहीं खरीद सकते। और इससे ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है कि जूते पहनना उनके लिए विलासिता की वस्तु है। बच्चों, विलासिता का मतलब एक ऐसा आरामदायक जीवन होता है। तो जूते जिनके लिए विलासिता की वस्तु है, तब आप उनकी स्थिति को समझ सकते हैं। जैसे बच्चों, आप सबको ये कहे कि आपको हवाई सैर करनी है या हवाई जहाज़ में चढ़कर कहीं घूम के आना है, तो आप बड़े खुश होंगे। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज़ में चढ़ना आपके लिए विलासिता की चीज़ है। हो सकता है आप में से कोई बच्चा हवाई जहाज़ में घूमा हो, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं घूमे हैं, इसलिए उनके लिए विलासिता की चीज़ है। आपके लिए जितनी हवाई जहाज़ विलासिता की चीज़ है, रामचरण के बच्चों के लिए चप्पलें ही उतनी ही विलासिता की चीज़ है। रामचरण के जो पिता हैं, वो चिकित्सा के अभाव के कारण उसकी निर्धनता के जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये दिखाता है, जैसे हमने पूरे पाठ में पढ़ा, शिक्षा का अभाव और चिकित्सा का अभाव व्यक्ति को गरीब, निर्धन और बेरोजगार बनाता है। वही कहानी रामचरण की है। रामचरण शहर में ज़रूर रहता है, लेकिन उसकी कंडीशन बड़ी दयनीय है और वो 2 टाइम का खाना जुटाने में सक्षम नहीं है। दूसरा उदाहरण हम लखा सिंह का लेते हैं। लखा सिंह एक काल्पनिक गांव जो मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के नज़दीक है, वहाँ निवास करता है। उसके पास भी कोई भूमि नहीं है। वो भूमिहीन श्रमिक के रूप में, अनियत श्रमिक यानी जिनका कोई वेतन निश्चित नहीं है, उस पर वो काम करता है। और रामचरण की तरह इसके परिवार में भी 8 सदस्य हैं। कच्ची झोपड़ी में रहता है। उनके पिता के टीबी के कारण 2 साल पहले मौत हो चुकी है, क्योंकि लखा सिंह अपने पिता का इलाज करवाने में सक्षम नहीं है। साबुन और तेल का प्रयोग, बच्चों, आप दिन प्रतिदिन नहाने के लिए साबुन और तेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन लखा सिंह के बच्चों के लिए ये भी विलासिता की वस्तु है, ठीक वैसे ही जैसे आपके लिए हवाई जहाज़ की सैर करना। यह दोनों तस्वीर एक ग्रामीण और एक शहरी क्षेत्र में निर्धनता की तस्वीर को बयां करती है। अब आप समझ गए होंगे कि निर्धनता कितनी क्रूर और कितनी बुरी होती है। यह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी अलग अलग तरीके से पाई जाती है, जातियों में भी अलग अलग पाई जाती है। जैसे आपने पालमपुर की कहानी में पढ़ा कि संसाधनों पर कुछ ही लोगों का अधिकार है जो उच्च जाति के हैं। निम्न जाति के लोग एक गांव के एक साइड में थोड़ी सी दूर कच्ची घरों में रहते हैं और संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं है। ठीक वैसी ही स्थिति यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, आगे उदाहरणों से फिर हम इसकी तुलना करेंगे। व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती है? व्यक्ति को क्या चाहिए? व्यक्ति की मूल आधारभूत सुविधाओं में रोटी, कपड़ा और मकान है। रोटी, कपड़ा और मकान उसके जीवन का मूल आधार है। लेकिन आज़ादी के बाद हमने इन 3 चीज़ों को देखा है कि व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए तो वो गरीब नहीं रहता है। लेकिन समय के साथ ये परिस्थितियाँ बदली हैं। उनको चिकित्सा भी चाहिए, उनको संतुलित भोजन भी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा साफ सफाई और पीने के लिए शुद्ध जल भी चाहिए। तो इन घटकों को मिला दें तो निर्धनता का अर्थ है कि जिनके पास स्वच्छ जल का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है, तो रोजगार नहीं है, न्यूनतम शालीनता के स्तर का अभाव है, यानी वो व्यवस्था जो न्यूनतम हो और जीवन के लिए ज़रूरी हो उसका अभाव है, वो व्यक्ति निर्धन कहलाता है। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिनमें उनके साथ खेतों, कारखानों और सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन और लगभग सभी जगहों पर दुर्व्यवहार किया जाता है। विद्यार्थियों, आपने भी देखा होगा कि विद्यालय में हालांकि ऐसा व्यवहार नहीं होता, लेकिन आपने अपने गांव में देखा होगा कि उच्च जाति और निम्न जाति के बीच में एक बहुत बड़ा गैप विद्यमान है, बहुत बड़ा अंतराल है। आपने अनुभव किया होगा, उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, खाना खाना पसंद नहीं करते, पानी पीना पसंद नहीं करते। गरीब चाहे किसी एक जाति का हो, उसी जाति का धनवान व्यक्ति भी उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहता। यह अभाव की जिंदगी ही गरीबी कहलाती है और परिणाम स्वरूप लोग दुर्व्यवहार भी करते हैं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो निर्धनता में जिए, क्योंकि इस अभिशप्त जीवन में जीकर जो कष्ट होता है उसका सबसे पीड़ा उस व्यक्ति को होती है। निर्धनता के क्या कारण हो सकते हैं, इसको हम मुख्य
तय निम्न प्रकार से देखते हैं। निर्धनता का पहला कारण भूमिहीनता है, यानी उसके पास परिसंपत्ति नहीं है तो वो निर्धन है। दूसरा, बेरोजगारी। अगर रोजगार होता तो उसकी अच्छी आय होती तो वो बंदा निर्धन नहीं होता, गरीब नहीं होता। तो बेरोजगारी के कारण भी वो व्यक्ति निर्धन है। परिवार का बड़ा आकार होने के कारण, जैसे हमने लक्खासी के उदाहरण में देखा, कमाने वाला 1 है और खाने वाले 8। तो ऐसी स्थिति के अंदर निर्धनता का विस्तार होता है। अब लक्खासी का बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आगे चल के वो निर्धनता से बाहर नहीं निकल पाएगा। तीसरा या चौथा कारण है निरक्षरता। निरक्षरता का जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता और बोल नहीं सकता, या तीनों में से कोई एक काम नहीं कर सकता, वो निरक्षर है। तो जो व्यक्ति निरक्षर होगा वो व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाता और परिणाम स्वरूप वो निर्धन बना रहता है। बीमार आदमी, यानी जिसका स्वास्थ्य खराब है, वो भी दिनों दिन स्वास्थ्य लाभ के लिए खर्चे के कारण और अन्य कार्य कर नहीं पाता, इस वजह से वो भी निर्धनता की श्रेणी में फंस जाता है। कुपोषण, बाल श्रम आदि ऐसे मुद्दे हैं जो निर्धनता के प्रमुख कारण हैं। अपने करोड़ों लोगों को इस गरीबी की दयनीय स्थिति से बाहर निकालना हमारे देश की प्राथमिकता है। आज़ादी के बाद से ही हमने ये प्रयास किया है और इस प्रयास में हम सतत प्रयासरत भी हैं और आगे बढ़ रहे हैं। भारत में निर्धनता धीरे धीरे कम हो रही है, जिसको आगे चलकर हम एक ग्राफ से देखेंगे। यह निर्धनता के विभिन्न दृष्टिकोण क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, सामाजिक दृष्टिकोण में निर्धनता क्या है। सामाजिक दृष्टिकोण में निर्धनता का मूल माप आय और उपभोग है, यानी जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त आय नहीं है या उपभोग के लिए पैसे नहीं है। उपभोग का मतलब होता है खाने पीने के लिए, 2 टाइम का खाना नहीं है, वो व्यक्ति निर्धन है। लेकिन इसके अलावा आय और उपभोग दो तो हम एक भूखमरी की रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा व्यक्ति का निरक्षरता से दूर होना, अच्छा स्वास्थ्य होना, रोजगार होना, रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित होना आदि भी जरूरी है। स्वच्छ पेयजल नहीं है तो वो व्यक्ति भी निर्धनता में आते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण आजकल बहुत पुराना हो चुका है। जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी हम देखते हैं कि सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता बहुत ही खतरनाक होती है। सामाजिक अपवर्जन क्या होता है। समाज में रहने वाले सब लोग बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन अपने बेहतर जीवन के चक्कर में ये लोग निर्धनों को कभी पसंद नहीं करते और निर्धन लोग एक अमानवीय स्थिति में जीने के लिए बाध्य होते हैं। संपन्न लोगों की या धनवान लोगों की इन निर्धनों के प्रति जो सोच है वही एक सामाजिक अपवर्जन है। इसलिए निर्धन लोगों को एक अस्वस्थ वातावरण में रहने की मजबूरी बन जाती है। भारत में यह व्यवस्था जाति व्यवस्था के कारण और ही विकट है। स्वर्णिम जातियां अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ कभी रहना ही नहीं चाहती। इनके साथ उनका जो विभेद है वो चरम पे है। एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते, अछूत मानते हैं। यह सामाजिक अपवर्जन तो गरीबी से और बेरोजगारी दोनों से भी बुरा है, क्योंकि ईश्वर की सम्मान संतान होने के बावजूद अगर हम किसी के साथ विभेद करते हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इसके बाद में दूसरा प्रमुख पैमाना है वो असुरक्षा का है। असुरक्षा का कैसे। पिछड़ी जाति के लोग और कुछ वो लोग जो शारीरिक रूप से विकलांग है, विकलांगों की विभिन्न श्रेणियां मान सकते हो, ये सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं गरीबी के, भूखमरी के। ये लोग अगर संपन्न भी हैं या उनके पास आमदनी के साधन भी हैं तो भी समाज की हीन भावना के कारण इनका निर्धनता में जाना लगभग तय माना जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर के रूप में आजीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्प होते हैं। इसके विश्लेषण जोखिमों के आधार पर किया जाता है। यानी संसाधन तो सबके पास हो सकते हैं, लेकिन जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले इससे प्रभावित निर्धन लोग ही होते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में असम जो हमारे भारत का एक राज्य है, वहाँ पर बाढ़ आई हुई है। इस बाढ़ में सबसे विकट जो परिस्थिति है वो निर्धनों की है या गरीबों की है, बजाय दूसरी जातियों के। इसलिए जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो निर्धन लोग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब हम आते हैं निर्धनता रेखा होती क्या है और इसका आकलन किस प्रकार से किया जाता है। सर्वप्रथम मैं आपको
एक कहानी बताता हूँ कि भारत में निर्धनता रेखा का स्तर कैसे निर्धारित हुआ। भारत में निर्धनता का जो मूल्यांकन है वो एनएसएसओ द्वारा किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा, जो सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेटिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिकल के अधीन है। हमारे पुरातन पैमाने में हम देखते थे कि गांवों में रहने वाले लोग 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग 2100 कैलोरी अगर ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो वो निर्धन नहीं है। यानी 2400 कैलोरी का मतलब ये हुआ कि बाकी आवश्यकताओं को हम नहीं देखते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्या उसको जो खाना मिला है उसके अंदर 2400 कैलोरी ऊर्जा है या नहीं, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी है या नहीं है। ये तो भूखमरी की रेखा है, क्योंकि इससे कम अगर कोई प्राप्त करता है इसका मतलब उसकी स्थिति भूखमरी के समान है। शहरी क्षेत्र में 2100 इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कार्य किया जाता है वो हल्का होता है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग कृषि कार्य में संलग्न होता है, उसके लिए उसको अधिक खाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ पर कैलोरी को 300 अंक ज़्यादा रखा। लेकिन बाद में जब इसकी आलोचना हुई तो पहले एक कमेटी बैठाई गई थी, कमेटी का नाम था सी रंगराजन कमेटी। सी रंगराजन कमेटी ने एक न्यूनतम बास्केट का निर्धारित किया, यानी एक ऐसी कटोरी बना दी और बता दिया कि इसमें इतनी चीज़ें होनी जरूरी है। सी रंगराजन की रिपोर्ट के बाद में तेंदुलकर समिति बनाई गई। तेंदुलकर समिति ने रिपोर्ट दी कि 2100 कैलोरी की बजाय हमें न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर गरीबी का मूल्यांकन करना चाहिए। और वर्तमान में